हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट जेआरएफ के लिए हमने जो है ना एक जो है प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का स्टार्ट किया है। तो ये जो एलटी ग्रेड के लिए भी है, जो यूपी में वैकेंसी आने वाली है, और सभी जो है जो टीजीटी पीजीटी लेवल का जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं भारत में, वो कहीं किसी भी स्टेट के हों, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो है ये हिस्ट्री में हमें जो है ना स्टार्ट करना है हिस्ट्री से। तो आपके प्रैक्टिस जो है सेट है पूरा जो है, और उसी को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, जैसे कि प्रधान संस्कृति टीलों में, ये जो है आपका घटना चक्र का जो बुक है उसी के पूरे क्वेश्चन है, और ये सभी पीवाईक्यू है। एक चीज ये भी बता दूं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है, ये पीवाईक्यू है। ये क्या है, ये पीवाईक्यू है। तो एक ये भी रहेगा कि देखो भाई, एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी का भी थोड़ा सा हम ध्यान रख ही रहे हैं। एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, ऑथेंटिसिटी की भाई जो है क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर पीवाईक्यू बेस्ड है। तो एक ये भी रहेगा, है ना। और बहुत आप तो जान ही रहे हैं कि सारी चीज है। मैं तो ये बोलता हूं कि आप जो है 2 बार 4 बार जो है आपका घटना चक्र लगा लीजिए, तो आपका कोई एग्जाम जो है नहीं रुकेगा। चलो, तो बेटा प्रधान संस्कृति टीलों में क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है। एक मिनट रुकेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भाई प्रधान संस्कृति टीलों में कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है। और डी है, एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है। तो ध्यान से पढ़िए कि प्रधान संस्कृति टीलों में, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका आंसर ध्यान से पढ़ करके और आंसर करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे कि स्टेटमेंट है कि कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। ठीक है, कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ध्यान रखिएगा, प्रधान संस्कृति टीलों में केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है। एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है। इसका बेटा आंसर बी है। क्यों बी है, जरा समझने का प्रयास करिए। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, फिर जो है आप क्या कीजिएगा कि उसको जो है जैसे कि मेरे साथ पढ़ते जाइए और फिर सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब जैसे कि कल से हम लाइव क्लास रखेंगे, आज तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल से हम जो है लाइव क्लास रखेंगे, तो लाइव भी आप जो है क्या कर सकेंगे और इसके बाद भी कर सकेंगे। देखो, जो बेटा टीला होता है ना, तो टीलों के नीचे जो है बहुत सारी पुरानी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। बहुत सारी पुरानी बस्तियां, जैसे कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन ही ले लो। तो ये संस्कृतियां बेटा कई प्रकार की हो सकती हैं। अब जैसे एकल संस्कृतियां, मुख्य सांस्कृतिक या बहु सांस्कृतिक एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। अब कुछ टीले जो है केवल चित्रित दूषण मध्यभाण्ड, जैसे कि प्रिंटेड जो ग्रेवेयर है, इस संस्कृति का जो है ना परिचायक है। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ जो है कुषाण संस्कृति के हैं। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो इसका आंसर है वो बी नंबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, प्रधान संस्कृति टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है, और अन्य संस्कृतियां जो पहले से हैं, पूर्व काल की भी हो, तो उनकी जो है वो प्रधानता नहीं होती हैं। उत्तर काल की भी जो है महत्व की नहीं बहुत ज्यादा होती हैं। तो बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। अब जैसे रामायण और महाभारत की भांति जो अगर हम देखें तो खोदे गए जो टीलों हैं, तो उनका उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के स्टडी में क्या है किया जा सकता है। अब टीले की खुदाई जो है बेटा 2 तरीके से होती है, एक अनुलंबवत होती है, एक क्षैतिज होती है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि टीले की खुदाई कैसे, तो ध्यान रखिएगा, एक अनुलंबवत होती है, अनुलंबवत होती है, अनुलंबवत होती है, और दूसरा क्षैतिज होती है, क्षैतिज होती है। और टीले की खुदाई ऐसी नहीं होती है कि भाई जो है बाबा जी का बुलडोजर ले जाओ और खोदना शुरू कर दो। बहुत सोफिस्टिकेटेड जो है तरीके से, जैसे कुदाल और बहुत मतलब धीमे धीमे ऐसी इसको टीले की खुदाई करी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहां पाए गए। अभी देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो है, जो आपका जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो है कुछ मेजर चीजें जो है मिलेंगी। इसके बाद हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो एक ऑर्डर है, तो वहां से चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहां पाए गए।
हड्डियों से बने जो औजार हैं वो कहां पाए गए? तो गुफकराल, चिरांद, जो है सरुतरु, दाऊजाली हेडिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है उसको आंसर करना है। ए बी सी डी, केवल ए और बी, तीसरा है बी सी और डी, चौथा है डी केवल ए सी और डी। अब आंसर करिए और बताइए कि जो है इसमें से जो नौपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से जो बने औजार हैं वो कहां कहां पाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट जेआरएफ में जो है और उसके साथ साथ जो है कई बार ये जो है एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया। देखो बेटा, जब इतिहास का विभाजन होता है तो प्रागैतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भागों में ये क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी परिधि में जो नियोलिथिक एज है, जो नवपाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, वो इसी के अंतर्गत जो है प्रागैतिहासिक काल में आती हैं। अब नवपाषाण कालीन जो स्थलों की अगर बात करें तो उन स्थलों में जो है हड्डियों से बने जो औजार हैं, जैसे कि जो चिरांद है और गुफकराल है, तो ये दरअसल नवपाषाण कालीन क्या है, सब बस्तियां हैं। तो यहां पर गुफकराल की बात कर देते हैं। अगर ये जो है चिरांद और गुफकराल, तो देखो ए और सी, जो इसका आंसर क्या है, बी नंबर। अब अगर गुफकराल की बात करें तो ये जो है आज का जो कश्मीर है तो कश्मीर में है और इसकी खुदाई बेटा 1981 में, गुफकराल की जो खुदाई है 1981 में गुफकराल की क्या होती है, गुफकराल की खुदाई होती है। और कौन करता है, ए.के. शर्मा जो है, एक जो हिस्टोरियन है, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा क्या है, हिस्टोरियन है, वही इसकी जो है गुफकराल की खुदाई करवाते हैं। यहां से दरअसल होता क्या है कि जो भेड़ बकरी है और अन्य जानवरों के जो है हड्डियां मिलती हैं और उन पर बने हुए औजार मिलते हैं, जैसे कि हड्डी की बनी हुई सुइयां जो है गुफकराल से ही देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां पर जो है सुइयों के अलावा जो ट्रैप पर बनी जो है कुल्हाड़ी है, ट्रैप पत्थर पर बनी, वहीं बसुली जिसे छीला जाता है, खुरपी भी है, जैसे खुरपी से खोदते हैं आप, छेनी और कुदाल है, ये ध्यान रखिएगा गुफकराल से। जो चिरांद आप देख रहे हैं, चिरांद भी भाई जो है नियोलिथिक एज नवपाषाण युग के स्थलों में से एक है। ये चिरांद आपका मध्य प्रदेश की ये मध्य गंगा घाटी स्थल में है और ये नवपाषाण कालीन स्थल जो चिरांद है ये आपका बिहार का जो आज का छपरा जिला है तो वहीं पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ और यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि यहां पर जो है पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है चिरांद से, उसके साथ साथ भाई जो है सिलबट्टा है, हथौड़ा है, हड्डी है, सींग की बनी जो है छेनी है, बाण है, कुदाल है, सुई है और चूड़ी मिलती है। एक अगला आपकी जो साइट है जो सरुतरु, ये सारातारु भी बोलते हैं, ये जो सरुतरु है ना बेटा, ये गुवाहाटी से करीब आप दक्षिण की तरफ जाओगे ना, दक्षिण पूरब की तरफ, तो वहां से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और उत्खनन के दौरान यहां पर कुल्हाड़ी जैसी सामग्रियां मिली हैं, यहां से मृदभांड जो है भूरे और जो है धूसर रंग के मिले हैं और इन पर जो है रस्सी का निशान भी है। और ये जो है नवीन नवपाषाण कालीन जो है स्थल है, नवीन नवपाषाण कालीन या उसके बाद के, ठीक है। दूसरी तरफ देखो दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग क्या है, जो दाऊजली हेडिंग है ये असम में स्थित है और यहां से करीब 45 सेंटीमीटर मोटे जो है एक निक्षेप नवपाषाण कालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं और पत्थरों में कुल्हाड़ी, छेनी, सिलबट्टा, उखली, मूसल और यहां पर बने जो है मृदभांडों पर लाल रंग का जो है मुहर देखा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इसका आंसर वो क्या है, वो बी नंबर है। क्योंकि इसमें ए और सी मात्र सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलो अगला जो है आपका क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। कथन दूसरा है मास्की और नागार्जुनी कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं। अब कह रहा है इसमें उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं, कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो क्या है, सत्य है। तो इसमें से जरा आंसर ध्यान से समझ, क्वेश्चन जो है पढ़िए कि कह रहा है कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से क्या है, मिले हैं। वहीं जो मास्की और नागार्जुनी कोंडा है ये महापाषाण युग के स्थल हैं। याद रखना, अभी मैं एक काम करूंगा,
करूंगा कि पहले जैसे क्वेश्चन लाने से पहले मैं 15 मिनट जो है थोड़ा सा अबाउट टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कशन कर लिया करेंगे, तो चीजें क्या रहेंगी और बेहतर हो जाएंगी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कथन जो आपका फर्स्ट है कि फावड़ा और हंसिया और छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के उपकरण, जो घोड़ों के लिए जो उपकरण हैं तो महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, एकदम सही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि मास्की और नागार्जुनी कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं, यह भी सही है। कथन एक और दोनों सही है, इस वजह से इसका आंसर ए है। कैसे है कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद बेटा जैसे नियोलिथिक एज समाप्त होता है तो आप साउथ इंडिया की ओर चलोगे, तो साउथ इंडिया में जिस कल्चर का इमर्जेंस होता है, उदय होता है, उसी को बेटा महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महापाषाण संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को महापाषाण संस्कृति कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का क्या करते हैं? प्रयोग करते थे। अब जो है यहां पर बृहत पाषाण रखने के लिए बृहत पाषाण को जो है मेगालिथ कहा जाता है। जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको मेगालिथ या मेगालिथ कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि जो नियोलिथिक एज के बाद साउथ इंडिया में जो कल्चर इमर्जेंस होगा, जो कल्चर आएगा, उसी को महापाषाण संस्कृति या बृहत पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब यहां के लोग जो है क्या करते थे, जब यहां के लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको जो है उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थर के जो औजार होते थे उनसे ढक दिया करते थे। और इन्हीं को इसी वजह से मेगा मतलब होता है बड़ा, तो मेगालिथ, लिथ मतलब पत्थर होता है। तो इस कल्चर को क्योंकि उसकी जो है क्या रही कि बड़े बड़े पत्थरों की यहां पर जो है, आप ये देखो कि इस कल्चर में प्रेफरेंस देखने को मिला, वरीयता देखने को मिली और ज्यादा बहुतायत रहा, तो इस वजह से इसको मेगालिथ कह दिया गया। मेगा मतलब बड़ा और पत्थर, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, अब ये जो है कृषि कर्म में बहुत बढ़िया से ये जो है कृषि कार्य में परिचित थे। तो आप बताओ कि कृषि के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, क्या क्या होनी चाहिए? हंसिया और फावड़ा। अगर आप कृषि से परिचित हैं तो आपको क्या चाहिए? बेसिक चीजें क्या है कि भाई जो है आप देखो ना कि इनको हंसिया फावड़ा से जो है ना, क्यों? क्योंकि ये अनाज, चावल, जौ, चना, रागी ये सब उगा रहे थे। साथ में जो है आपको मैं बता दूं, ये अनाजों के साथ साथ ये जो है पालतू पशु भी रखते थे। पालतू पशुओं में गाय रखते थे, बैल रखते थे, बकरी रखते थे, घोड़े रखते थे, बैल तो तभी तो आप देखोगे कि घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण काल के स्थलों में जो है मिलते हैं। क्यों? घोड़े रखते हैं तो उनकी जो है नाल जैसे धसाई जाती है, लगाई जाती है, तो उनके लिए भी उपकरण है, रखते थे। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें विविध प्रकार के लौह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियां, फावड़े, छेनी, हंसिया, चाकू, भाला, ये सभी पाए गए। और साथ ही छोटे शस्त्र और घोड़ों के जो है लौह उपकरण भी मिले हैं। वहीं महापाषाण युग से संबंधित जो है बहुत से महापाषाणिक स्थल मिले हैं, जिसमें से कर्नाटक से मास्की है, ब्रह्मगिरी हल्लूर और आंध्र प्रदेश से जो है नागार्जुनी कोंडा है, कदमपुर है। तो इस वजह से इसमें से दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो कर्नाटक से मास्की है और ये जो है आपका मेगालिथ का ही क्या है? साइट है। वहीं नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये भी मेगालिथ का ही साइट है। और यही वजह है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है बेटा, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कहा जा रहा है कि जो चैल्कोलिथिक एज है, चैल्कोलिथिक एज का कौन सा ऐसा साइट है जो आपके राजस्थान में है? सोनगांव है, चंदौली है, एरन है, गणेश्वर है। आप जरा आंसर करिए कि ऐसा चैल्कोलिथिक एज का ऐसा कौन सी साइट है जो आपके राजस्थान से आती है? जल्दी से बेटा बताओ, इसमें से सोनगांव, एरन, चंदौली या गणेश्वर? बेटा इसका आंसर क्या है? गणेश्वर। गणेश्वर कहां है? राजस्थान में है। देखो भाई यहां पर जरा समझने का प्रयास करो। देखो पहले तो ये जानो कि कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज क्या है। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का एक साथ प्रयोग किया गया, तो उस काल को हम ताम्रपाषाण, क्योंकि ताम और पाषाण यानी देखो एक साथ प्रयोग किसका किसका? तांबे का और पाषाण का, पत्थर का। तो इस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण कहा गया। क्या कहा गया? ताम्र
ताम्रपाषाण कहा गया। क्या कहा गया भाई? ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो इस काल को हम ताम्रपाषाण काल कह देते हैं या चैल्कोलिथिक कह देते हैं। अब ये काल जो है प्राक हड़प्पा जो आपका है या उत्तर हड़प्पा तक जो है ये देखने को मिलता है। इसका टाइम पीरियड जो है प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तक फैला है। क्योंकि भाई एक जो है हिस्टोरियन है गार्डन चाइल्ड और उनकी पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। गार्डन चाइल्ड की एक किताब है, गार्डन चाइल्ड की एक किताब है, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है। चाइल्ड की किताब है कि किताब व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तो इस किताब में जो है तांबे के महत्व को गार्डन चाइल्ड समझाते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि उत्तर भारत में महापाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में जो है पाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत होती है। तो यहां से यह क्वेश्चन इस वजह से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कहा उत्तर भारत में गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं अपनी किताब व्हाट हैपेंड में कि भैया जो उत्तर भारत में स्टोन एज के बाद जो पाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद कैल्कोलिथिक एज या चैल्कोलिथिक जो ताम्रपाषाण जो कालीन संस्कृति है तो उसका प्रचलन होता है। लेकिन जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में भाई जो है पाषाण कालीन संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जान गए। अब जैसे कि गणेश्वर, बेटा ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर। तो सीकर जिले में एक सीकर जिले के बगल से एक नदी बहती है कांतली, तो उसी के उद्गम स्थल पर है और यह सभ्यता करीब 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। वहीं ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी ये मानी जाती है जो गणेश्वर है, ताम्रयुगीन जो कल्चर है उसमें सबसे पुराना है और इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी भी कह देते हैं। कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस स्थल को कहा जाता है? तो गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताम्रपाषाण काल की यह सबसे पहली या सबसे पूर्व क्या है? कल्चर है। इसी वजह से इसको जननी कह देते हैं ताम्रपाषाण काल के कल्चर को। इसके प्रमुख स्थलों में अगर हम बात करें तो जैसे आहाड़ है, गिलुंद है, मरमी है, बालाथल है, ये भाई जो है गणेश्वर के प्रमुख क्या हैं? साइट हैं। और इनका उत्खनन जो है 1977 में जो है आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। कौन? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। ठीक है, इसके बाद अगली अब देख लो और भी साइट है सोनगांव। सोनगांव आपने सुना होगा, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ये जो है आपके जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। जो है सोनगांव है, सोनगांव दरअसल ये पुणे में पड़ता है और जो पुणे में जो सोनगांव है, इमाम गांव, चंदौली नामक जो है एक और साइट है जो कि जोरवे कल्चर के अंतर्गत आती है। तो ये चंदौली है और इमाम गांव। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो है इनाम गांव है। इसके बाद एक है एरन, ये भी देख लो इसके बारे में भी, क्योंकि सभी के बारे में पता होना चाहिए। इनाम गांव है, इनाम गांव, ये जोरवे कल्चर का, चंदौली और इनाम गांव जोरवे कल्चर का है। ठीक है, एरन के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का ये भी एक साइट है और ये आपका कायथा संस्कृति जो या मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। और इसमें से आप देखोगे जो नगदा है इसी में आता है। नवादा और नगदा अलग अलग है, तो नवादा भी में इसी में आएगा और नगदा भी इसी में आएगा। वहीं एरन और गोगेरिया और साथ में जो है बीएस वाकणकर भी इसी में आएगा, बीएस वाकणकर भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे देखो। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, कोर से, ब्लेड से, फलक से, ताम्र से। कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि बताओ मध्य पाषाण काल में, जो मध्य पाषाण काल है, तो उस समय जो है जो उपकरण बनाए गए थे वो उपकरण बने थे किससे? फलक से बने थे, ताम्र से बने थे, कोर से बने थे, ब्लेड से बने थे। जल्दी से बेटा आंसर करिएगा। इसका आंसर जो है मध्य पुरापाषाण काल बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फलक होना चाहिए। क्यों फलक होना चाहिए? फलक से क्यों
क्यों? क्योंकि देखो मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे जो है पत्थर यूज होने लगे हैं। अब इस समय जो है इनको जो है सल्क से जो है बनी वस्तुओं का ये मतलब थोड़ा सा किनारा धीरे धीरे छीला जा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो है ये जो पत्थर यूज होने लगे हैं, तो इस समय उद्योग जो मुख्यतया बनेगा वो सल्क से बनी वस्तुओं का था। तो इस समय के जो है मुख्य औजार होंगे वो फलक जो होंगे, फलक पर बेस्ड होंगे। और फलक पर बेस्ड औजारों में जैसे बेधनी हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया। बेधनी उसे कहते हैं कि जैसे मतलब आप मतलब पतला सा वो होता है तो आप ऐसे करते हो, छेदनी जैसे आप छेद करते हो, खुरचनी आप किसी चीज को क्या करते हो, निकालते हो, खुरचते हो, खुरचनी। ये सभी फलकों के अंतर्गत जो है मध्य पाषाण काल के क्या है औजार आते हैं। ठीक है। अब एक चीज, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई। क्यों? फलकों की अधिकता है तो मध्य पाषाण काल को क्या कह दिया जाएगा? फलक संस्कृति भी कह दिया जाएगा। फलक संस्कृति की संज्ञा, संस्कृति की संज्ञा दी गई। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो है जिसे पत्थर को तोड़ करके क्या किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये आपने देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल जो है नवपाषाण काल से संबंधित है? तो बताओ जब तक कि नवपाषाण काल से ऐसा कौन सा जो स्थल है जो संबंधित है? अपने सीसीडी जाते होंगे और उसके साथ साथ मैकडी वगैरह जाते होंगे, तो जो कॉफी है ना वहां इस गिलास से ठीक आधी 300 रुपए की मिलती है और शायद इतनी टेस्टी नहीं होती है, पर मुझे मिल गई है और ठीक ठाक टेस्टी है और फ्री में मिल गई है और बहुत टेस्टी है। चलो आंसर करो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नियोलिथिक क्या है, नवपाषाण काल से संबंधित है। पैसरा, सेनुआर, बाघोर, सराय नहर राय। अच्छा क्वेश्चन अभी पूरा हुआ ही नहीं। देखो अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो इस समय जो नियोलिथिक एज है, तो इनमें से ऐसा कौन सा स्थल है जो इस टाइम का है? जरा आंसर करो। सेनुआर। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? सेनुआर। कैसे? जरा देखो, देखो भाई सबसे आ जाओ आप और आ जाओ उत्तर पश्चिम भारत में। जब आप उत्तर पश्चिम भारत में आते हो तो सबसे पहले आओगे, अब नियोलिथिक एज का देख रहे हो तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई, जलीलपुर, सरायखेला। ये मैं सभी जो स्थल बता रहा हूं नवपाषाण काल के स्थल बता रहा हूं, स्थल बता रहा हूं। तो सबसे पहले आ जाओ आप, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो है ये जो आपका साइट होगा उत्तर पश्चिम भारत। क्यों? देखो तो इसे आप कह लो उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम जो भारत है, तो यहां पर भाई जो उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो इसमें साइट आएगा अफगानिस्तान में जो पड़ेगा, अफगानिस्तान में जो साइट पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा। चलो तो लाइट लगता है बीच में चली गई थी। तो अफगानिस्तान में क्या क्या पड़ेगा? राना घुंडई, राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई, जलीलपुर और सरायखेला। जलीलपुर, जलीलपुर,
और सरायखेला, ये आपके जो है उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके जो अफगान बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है तो वहां पर। कश्मीर में झेलम घाटी जो कि, तो वहां पर बुर्ज होम, अगर हम बात करें मान लो कश्मीर में तो इसमें से कौन कौन सी साइट है? बुर्ज होम, ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल की है बुर्ज होम। और बुर्ज होम के साथ साथ ऐसी कौन सी साइट और जो महत्वपूर्ण है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अब बताओ गुफकराल कहां है? यहीं पर। तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था ना, तो गुफकराल, गुफकराल, ये दोनों साइट ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर हम उत्तर भारत में आ जाएं तो उत्तर भारत में कोलडेहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, महागड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में है, और कोलडेहवा और महागड़ा ये दोनों इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं जहां से हम आते हैं। उत्तर भारत में एक है, बिहार में पड़ता है चिरांद, और सेनुआर भी बिहार में है, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। सेनुआर जो है ये क्या है? बिहार में है। क्या है? चिरांद और सेनुआर दोनों बिहार में है। ये नवपाषाण काल क्या है? जो है साइट है। पूर्वी भारत में अगर आप आ जाओ इधर साइड, पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में आपको पश्चिम बंगाल में जो है पांडु रजार ढेरी मिलेगा, और सरु तारू जो कि असम में मिलेगा। असम में एक और है मरकाडोला, असम में एक साइट है मरकाडोला। तो ये आपके पूर्वी भारत में, ऐसे याद रखोगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब अगर आप प्रायद्वीपीय भारत में आ जाओ तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको ब्रह्मगिरी हल्लूर, कोडेकाल, कूपगल, याद करो मास्की के भी बारे में बताया था, जो मस्की या मास्की, संगन कल्लू, नागार्जुनी कोंडा, मास्की कर्नाटक में, नागार्जुनी कोंडा कहां? आपका आंध्र प्रदेश में, और जो है पिकलीहल, उतनूर और पय्यमपल्ली कहां? तमिलनाडु में। ये सभी साइट जो हैं, जो मैंने आपको बताया मेजर, ये सभी नवपाषाण काल की हैं, ये ध्यान रखिएगा। पैसरा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सराय नहर और बागोर के बारे में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चलो, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ होता है? भीमबेटका जो एक साइट है, आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण साइट है। तो वही कहा जा रहा है कि भीमबेटका में किस काल से पाषाण पत्थरों का जो है पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि आंसर है मध्य पाषाण से, मध्यपुरा पाषाण से, ताम्रपाषाण से और नवपाषाण से। कि कहा जा रहा है भीमबेटका में किस काल से? तो मध्य पाषाण से बेटा जो है, जो पत्थरों पर चित्र बनना शुरू होता है। देखो, मध्य पाषाण का जो टाइम है ये करीब आपका 9000 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम माना जाता है। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी है, वेरी फर्स्ट टाइम जो है 1867 में हुई, और किसने दी? जो है सीएल कार्लाइल ने। 1800 भारत में इसके बारे में जो जानकारी है, सीएल कार्लाइल ने इसकी जानकारी सबसे पहले देते हैं। और इन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण, लघु मतलब छोटे, उपकरण को खोज निकाले। इनके पुरास्थल की अगर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब जगह से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचगढ़ी के पास जो है मध्य पाषाण युग में 2 शैलाश्रय, शैल आश्रय, शैल मतलब पत्थर और आश्रय, जहां तो यहां पर 2 शैलाश्रय मिलते हैं जहां पर पत्थरों पे चित्र उकेरे गए हैं, जिनका नाम क्या है? जम्बू द्वीप और डोथोरी द्वीप। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका से जो प्राप्त पाषाण चित्र हैं, वो शैल चित्र जो है दरअसल वो किसके? मध्य पाषाण युग के ही है माने जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो जान ही रहे हैं। निम्न पुरा स्थल में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है?
नेवासा है, दायमाबाद है, महेश्वर और इनाम गांव। इनाम गांव भी है, बताओ कौन सा नहीं है। इसका तो आंसर हमने आपको फिलहाल बता दिया। चलो फिर भी आप बताओ कि भाई देखो इनाम गांव अभी मैंने आपको बताया था, दायमाबाद भी शायद नहीं बताया तो आगे बता दूंगा, लेकिन दायमाबाद भी, नेवासा, ये सभी महाराष्ट्र में है। महेश्वर महाराष्ट्र में नहीं है। महेश्वर कहां है? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। एमपी का जो महेश्वर है ना, तो एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है खरगोन, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है ना, तो महेश्वर जो है इसी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ये महेश्वर साइट पड़ती है। अब ये जो है एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये भी बता दूं। और नर्मदा नदी के किनारे पर ये है, जो नर्मदा नदी है तो उसी के किनारे पर है। महेश्वर को जो है आप आगे चल के देखोगे कि महिष्मती नाम से भी जाना जाता था, ये वही महेश्वर है, महिष्मती। और मूवी देखी होगी कौन सी, जो है याद करो, एक मूवी थी ना बाहुबली, तो उसमें महिष्मती की चर्चा मिलती है। तो इस महेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। अब प्राचीन टाइम पे ये शहर जो है होलकर राज्य की जो है राजधानी हुआ करता था, और महेश्वर का जो है हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि महाभारत है, रामायण है, तो दोनों जगह महेश्वर का क्या है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त किया? यूपी में कौन है ऐसा जो है कि मार्टिमर व्हीलर, ले मसूरिये, रॉबर्ट बुशफ्रूट, जीआर शर्मा? बताओ कि यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण किसने प्राप्त किया? जल्दी से इसका आंसर करिए बेटा। इसमें से जो सबसे कम जिसको सुने होंगे वही यूपी में नौपाषाण काल उपकरण प्राप्त करता है, ले मसूरिये। कौन? ले मसूरिये। अब यहां पर जो ले मसूरिये है, दरअसल इसके बारे में सुन लो। नौपाषाण या जो नियोलिथिक, पहले तो ये बता ही चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो नियोलिथिक शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले एक हिस्टोरियन है जॉन लोबाक, इन्होंने ही 1865 में एक इनकी पुस्तक है, इनकी किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो उसी में सबसे पहले ये शब्द जो है नियोलिथिक एज आता है 1865 में। यानी जॉन लुबॉक ने, थोड़ा थोड़ा लिख भी देते हैं, 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब जॉन लोबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये जो नियोलिथिक एज शब्द का, नियोलिथिक एज शब्द का जो है यूज किया, प्रयोग किया, ये ध्यान रखिएगा। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो नौपाषाण युग जो है 9000 बीसी के आसपास से शुरू होता है। कब? जो है वैश्विक परिदृश्य में। लेकिन बेटा भारत में इसकी शुरुआत ठीक 2000 साल बाद, यानी करीब जो है 7000 साल ईसा पूर्व में हुई। 1860 ईस्वी में ले मसूरिये इस काल का प्रथम प्रस्तर जो है उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, कब? 1860 में। कौन? ले मसूरिये। कहां पर? टोंस नदी घाटी पे, टोंस नदी घाटी, ध्यान रखिएगा, टोंस नदी घाटी में। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जबरदस्त है ना। चलो बहुत बढ़िया है। 30 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? यानी 30 मई 1863 को किसने? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने। कहां पर? मद्रास में। मद्रास में कहां? पल्लवरम है। तो वहां पर किस पुरापाषाणिक जो है परंपरा के उपकरण खोजे गए? ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक स्क्रेपर परंपरा, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा, माइक्रोलिथ परंपरा। वहां से क्या मिलता है? कुल्हाड़ी। एक हिंट देता हूं, फिर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर रॉबर्ट बुशफ्रूट ने कौन से जो है परंपरा के उपकरण खोजे। चलो हिंट तो ऑलरेडी दे चुका था मैं, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा के।
अब बात यह है, जैसे इसमें ऑलरेडी लिखा है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफोर्ड ने मद्रास के पास जो है पल्वरम है, वहां से जो है हेंड्रिक्स क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरणों को खोजा और जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्वरम में कई उपकरण मिलते हैं। वहां पर जो है हस्तकुठार संस्कृति को मतलब हस्तकुठार वो मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, और इस कल्चर को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी फिर जो है कहा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफोर्ड को मिला था, अभी वही है, उसी का क्वेश्चन। कब मिला था बेटा? 1863 में। कहां? पल्वरम में। यह कहां पड़ता है? मद्रास में। अभी अभी उसी का रिपीटेंस है ना। चलो ये तो जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 1863 में रॉबर्ट बुशफोर्ड को हस्त कुठार मिला था। कहां? वही देखो अगेन, बदरमबुरई, अतिरापक्कम, पल्वरम, संगनकल्लू। कहां पे बेटा मिला था? पल्वरम में। देखो ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड टाइप है। चलो, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा। कहां? दमदमा। इस यहां पर के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? मतलब एक मध्य पाषाणिक साइट है दमदमा, तो वहां पर जो है पशुओं की हड्डियों के कुछ क्या मिलते हैं? उपकरण मिलते हैं, हड्डियों के उपकरण मिलते हैं। तो उनका जो स्टडी है, तो ये बताओ कहां किया, मतलब जो है उनका स्टडी कौन किया? जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसमें से है के.एन. प्रसाद और पी यादगिरी, डी.आर. शाह और ए.के. शर्मा, शांतनु और पंकज गोयल, पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलेकर। देखो एक चीज और बता दूं, अभी हमारी जो है सीटेट के लिए जो आपकी जीएस वाला पोर्शन है, यानी ह्यूमैनिटीज का, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, पेपर 2 के लिए क्लास चल रही है, पेपर 2 के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। चलो वापस से आओ। तो पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगलेकर, इसमें कहा गया है कि भाई जो दमदमा के पशुओं की जो है हड्डियों का स्टडी किसके द्वारा किया गया? पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगलेकर के द्वारा। कैसे? देखो जरा समझो। मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा ये गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में, और ये आपका जो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, और ये वही प्रतापगढ़ राजा भैया वाला प्रतापगढ़ फेमस है। राजा भैया मुझे लगता है प्रतापगढ़ से भी ज्यादा फेमस है, आजकल तो और ही फेमस हुए पड़े हैं, क्योंकि उनका जो है मसला तलाक वाला चल रहा है। तो अभी नया नया उन पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, याद होगा उनकी बीवी ने जो है एक एफआईआर परसों के दिन रजिस्टर्ड करवाया है। तो ये वही प्रतापगढ़ है जो राजा भैया और प्रतापगढ़ मतलब राजा भैया मतलब प्रतापगढ़। ठीक है। और खैर डरते तो हम भी हैं उनसे, अब पता चले ये बता दिए हैं हम कि अभी अभी वो चर्चा में है और बीवी जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है, पता चले कि, क्योंकि किस्से कहानी तो उनके बारे में खैर बहुत है, खैर छोड़िए। तो मध्य पाषाणिक स्थल जो दमदमा है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अब दमदमा का जो उत्खनन है ना बेटा, 1982 से 1987 के मध्य, ये इसमें टाइम लगता है करीब 5 सालों का। तो एक प्रोफेसर साहब हैं जी.आर. शर्मा, तो वही लीड करते हैं, और उन्हीं के लीडरशिप में यहां पर क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। यहां पर जो पाषाणोपकरण हैं और पशुओं की हड्डी और जो सींग हैं, तो यहां के पशुओं के हड्डियों का अध्ययन पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलकर किया। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां पर पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलकर क्या कर रहे हैं? ये पशुओं के जो हड्डियों का उपकरणों के स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया, जो उत्खनन है दमदमा का, ये क्वेश्चन यहां तो आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जब जो उत्खनन है दमदमा का, वो कौन करेगा? 1982 से 1987 के बीच प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। और बहुत बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर जब पशुओं के हड्डियों के उपकरणों की स्टडी की बात करी जाएगी, तो पी.के. थॉमस और पी.के. जोगलेकर के द्वारा करी जाएगी। लेकिन जब यह बात कही जाएगी इस साइट का उत्खनन किसने करवाया, तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी ने। चलो, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल हैं। तो झील के किनारे
अब चिरांद, लहुरादेव, महादहा, मेहरगढ़। जब झील पे बात आती है तो एक जो है वरुण आनंद है, उनकी एक बड़ी शानदार कविता है झील को लेकर के, तो वो मैं हालांकि सुना दूंगा, लेकिन पहले देखो कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल हैं। तो प्रारंभिक, तो बताओ चिरांद है, चिरांद कहां है बताओ, मेहरगढ़ कहां है बताओ, महादहा कहां है, लहुरादेव कहां है। जल्दी से बताओ कि जो झील के किनारे हैं वो कहां पर हैं, कौन से जो है स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल हैं। जल्दी से बताओ बेटा, चिरांद होगा, मेहरगढ़ होगा, महादहा होगा, लहुरादेव, लहुरादेव होगा। क्या है सबसे प्रारंभिक, लहुरादेव है। तो कहां, संत कबीर नगर। ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही देखो, यहीं से सब कुछ चलता है। उत्तर प्रदेश अगर यहां से नहीं चल रहा होता तो आपके माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूरत नहीं थी उत्तर प्रदेश आने की, ठीक है। वो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते थे, पर बताया कि देश की जो गाड़ी का जो हैंडल है, जो स्टीयरिंग है, वो उत्तर प्रदेश से ही क्या होती है, चलती है। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे एक साइट है लहुरादेव। यहां से भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। और यहीं से वेरी फर्स्ट टाइम बेटा संत कबीर नगर लहुरादेव से ही चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से जो प्राप्त कृषि का साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास का है, जबकि लहुरादेव से ये नया स्टडी है वो 9000 से 7000 के बीच है। तो जब पहले अभी तक था कि सबसे पहले कृषि के कहां साक्ष्य कहां मिले, मेहरगढ़, पर अब मेहरगढ़ नहीं भाई, क्या है, लहुरादेव। कहां पड़ता है, यूपी में। यूपी में कहां, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। अब झील के किनारे, झील कहते हैं ना, ये झील जो शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है कविताओं में, बहुत लोगों ने यूज किया। चलो एक बात मैं सुनाता हूं, जैसे कि झीलें क्या है, उसकी आंखें, उम्दा क्या है, ये वरुण आनंद है एक, ये उनकी कविता है। तो झीलें क्या है, उसकी आंखें, उम्दा क्या है, उसका चेहरा, उम्दा क्या है, उसका चेहरा। खुशबू क्या है, उसकी सांसें, खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशियां क्या है, उनका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई, तो गम क्या है, उससे जुदाई। सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी, सर्दी क्या है, उसकी उदासी। गर्मी क्या है, उसका गुस्सा, गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। और बहारें, उसका हंसना। मीठा क्या है, उसकी बातें। कड़वा क्या है, मेरी बातें। तो पढ़ना क्या है, उसका लिखा। तो सुनना क्या है, उसकी गजलें। लब की ख्वाहिश, उसका माथा। जम की ख्वाहिश, उसका छूना। दुनिया क्या है, एक जंगल है, दुनिया क्या है, एक जंगल है। और तो तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और वो क्या है, एक राही है। क्या सोचा है, उससे मोहब्बत। क्या करते हो, उससे मोहब्बत। मतलब पेशा, उससे मोहब्बत। इसके अलावा, उससे मोहब्बत। इसके बाद, उससे मोहब्बत। ये वरुण आनंद है, शानदार उनकी एक कविता है ना। तो वही झील से ये याद रखना कि एक कविता भी सर सुनाए थे, और वही संत कबीर नगर याद रखना कि ये साइट झील के किनारे संत कबीर नगर में, राइट। चलो, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित जो है असूलियन स्थल हैं, उत्खनित असूलियन स्थल। स्टेटमेंट फर्स्ट है चिरकी निवासा, दूसरा है चिरांद, तीसरा है बघोर, और चौथा है आपका हुंसकी। बताएं जरा आप कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित जो असूलियन स्थल हैं, आंसर करना है बेटा। इसमें से एक तो चिरकी निवासा होना चाहिए, ये कहां आपका पड़ेगा, महाराष्ट्र में, और दूसरा हुंसकी होना चाहिए। तो जरा देखो, थोड़ा सा देखो बेटा, चिरकी निवासा और हुंसी जो है, हुंसकी, ये एसूलियन स्थल हैं। और एसूलियन उपकरणों में हेंडेक्स है, यानी जो कुल्हाड़ी है, क्लीवर है, स्क्रेपर है, क्लीवर छिलने वाला और स्क्रैप करने वाला स्क्रेपर, ये आते हैं। जो ज्यादातर आप देखोगे कि साउथ इंडिया और खास करके जो दक्कन वाला क्षेत्र है वहीं पर पाए जाते हैं। अब महाराष्ट्र में स्थित जो आपका चिरकी निवासा है, ये वहां की साइट है, और यहां से जो है निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि का ज्ञान होता है। वहीं ये जो हुंसगी है, ये कर्नाटका में स्थित है, और इसी के तट पर जो है औजार निर्माण के केंद्र का एक फैक्ट्री के अवशेष मिलते हैं।
और वही कहा जा रहा है कि अशूलियन स्थल है, तो यहां पर जो हुंसकी और आपका चिरकी नेवासा है, राइट। चलो, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आहार, बीरभानपुर, श्रावस्ती, गुफकराल। निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बताइए, आहार, श्रावस्ती, बीरभानपुर, गुफकराल। आंसर जल्दी से करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको इन स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को क्या करना है, सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार यानी ऑर्डर में, ठीक है। तो बताइए, क्रोनोलॉजी में आप ये कह सकते हो कि क्रोनोलॉजी में क्या करना है, जो है इनको सेट करना है। कौन सी क्रोनोलॉजी? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वही अमित शाह जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो उन्हीं वाली जो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है। तो सबसे पहले आ जाओ, देखो यहां पर बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, गुफकराल कश्मीर, आहार और श्रावस्ती। तो पहले तो ये आपको साइट और कहां ये पता होना चाहिए और कब कब की है ये पता होना चाहिए। बीरभानपुर, गुफकराल, आहार, श्रावस्ती। तो जो बीरभानपुर वेस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल मध्य पाषाण काल का जो है साइट है, मध्य पाषाण काल की। कौन? बीरभानपुर कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और कब की साइट है ये? मध्य पाषाण कालिक स्थल। इसका उत्खनन बेटा 1954 में बीबी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा। कब? 1954 में। कब बेटा? 1954 में। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाण काल स्थल है। जो गुफकराल है ये कश्मीर में स्थित, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये नौपाषाणिक बस्ती है, बताया था मैंने, स्थल है, सॉरी, नौपाषाणिक स्थल है। और कहां? कश्मीर में। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? ए.के. शर्मा ने। कब? 1981 में। चलो, ए.के. शर्मा जी कब? 1981 में। गुफकराल निपट गया। और कब का पूछ रहा है कि कालानुक्रम के अनुसार से करना है, ठीक है। तो ये नौपाषाण काल हो गया, ये मध्यपाषाण काल हो गया। आहार पे आ जाओ और श्रावस्ती पे आ जाओ। आहार जो है वो राजस्थान में बनास नदी की घाटी पे स्थित है। और ये जो आहार है, बताया था मैंने, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। क्या है बेटा? ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका उत्खनन वेरी फर्स्ट टाइम 1953 में ए.के. शर्मा ने किया था। किसने बेटा? 1953 में किसने? ए.के. शर्मा जी ने इसका उत्खनन किया था। अब बात आती है क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में जान रहे होंगे कि यह महाजनपद रहा और महाजनपद काल और बुद्ध काल का एक महत्वपूर्ण जो है ये नगर माना जाता था। कोसल जो है महाजनपद की जो है क्या थी? राजधानी थी। तो इस तरीके से देखोगे तो इसका जो आंसर है, अब बताओ कि क्या होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आ जाओ मध्यपाषाण काल, भाई यही होगा ना, एक ऑर्डर करना है तो सबसे पुराना मध्यपाषाण काल हुआ। फिर आ जाओ नौपाषाण काल, भाई इसके बाद नौपाषाण काल होगा उसकी साइड, क्योंकि उसका टाइम क्या है जो है मध्यपाषाण काल का, तो भारत के संदर्भ में आप बोलोगे 7000 साल, 7000 BC के आसपास। इसके बाद आ जाएगा आपका नौपाषाण काल, यानी 5000 या उससे नीचे के बाद। तो ठीक है, पहले आपका दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ताम्रपाषाण काल आएगा, देखो ये, और फिर इसके बाद लास्ट में श्रावस्ती। तो देखो ए नंबर इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ए। ये ऑर्डर है कौन सा? अमित शाह जी वाला। क्रोनोलॉजी को जरा समझो। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? कोई मर जाता था तो उसके निचले पैर को दफनाने से पहले क्या कर दिया जाता था? काट दिया जाता था। तो ऐसा कौन से कल्चर का क्या था?
ट्रेडिशन था, आप मुझे बताइए। और ऐसा क्यों रहा होगा, कभी बताइए कि क्या वजह रही होगी कि भाई मृतक का जो पैर है काट दिए जाते थे। क्या ऐसा तो नहीं था कि जो कब्र खोदने वाले हैं वो थक जाते थे, कुछ ऐसा रहा हो? बताइएगा, इसका आंसर कीजिएगा। देखो जोरवे, इसका पहले आंसर देख लो कि इसका आंसर है, पहले मैं बोल दूं कि भाई इसमें से ऐसा कौन से कल्चर में था? जोरवे में, नौपाषाण संस्कृति में, कायथा में और चित्रित दूषण मध्यभान संस्कृति में। मैं आपको बता दूं नौपाषाण काल में तो नहीं था, कायथा में भी नहीं था। आप यहां पर दोनों में देखो, अब दोनों में देखोगे तो जोरवे संस्कृति है। अब जोरवे कैसी है? ताम्रपाषाणिक कल्चर है। कायथा भी है ताम्रपाषाणिक। तो जोरवे कल्चर में मृतक जो होता था तो निचला पैर को दफनाने से पहले काट दिया जाता था। और जोरवे कल्चर का विस्तार आप देखोगे तो आज का जो है पश्चिमी महाराष्ट्र से लेकर के और उधर दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, चंदौली, बहाल, प्रकाश, ये बहुत दूर तक जो है जोरवे कल्चर बहुत दूर तक फैला था। जोरवे कल्चर दरअसल ग्रामीण था और इसकी कई बस्तियां थी, दायमाबाद, इनाम गांव। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनाम गांव नगरीय अवस्था में पहुंच गई थी और इनाम गांव से एक वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसमें मुझे एक आंसर चाहिए आपसे। आंसर मुझे यह चाहिए इसके अंतर्गत कि आपको बताना है कि भैया क्या वजह रही होगी कि मृतक के जो निचले पैर हैं, निचले पैर हैं, वो काट दिए जाते थे। अरे कोई तो वजह रही होगी, तो जी हां बताना है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरगास्टर, होमो निएंडरथैलेंसिस कहा जा रहा है मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो बताओ इसमें से जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्या कौन होगा? होमो हैबिलिस तो नहीं ही होएगा, ठीक है। इरेक्टर अभी एक खड़ा हो रहा है। होमो इरगास्टर ये भी नहीं होगा। होमो निएंडरथैलेंसिस बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैसे? देखो, होमो निएंडरथैलेंसिस को सामान्यतः हम मध्य पुरापाषाण काल का मानव कहते हैं। जो मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव है वो होमो निएंडरथैलेंसिस है, मध्य पुरापाषाण काल का। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, पाषाण काल के मानव को क्या कहते हैं? होमो निएंडरथैलेंसिस कहते हैं। अब देखो यहां पर अगर बुद्धिमत्ता की बात करें तो होमो निएंडरथैलेंसिस मानव ने ही सबसे पहले अग्नि का व्यापक तौर से प्रयोग किया और यही जो होमो निएंडरथैलेंसिस है ये मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव है। अब ये जानने लगा है, ये क्रियाकर्म में इसका विश्वास आ रहा है, दिमाग चला रहा है, बुद्धिमान है। क्यों? क्रियाकर्म कर रहा है ना, तभी तो क्रियाकर्म कर रहा है। अब मृतकों का अंतिम संस्कार करेगा तो अब ये से दिमाग चला रहा है, मतलब दिमाग है। निएंडरथैलेंसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का भी प्रयोग शुरू किया। लेकिन वहीं होमो इरेक्टस को बात करोगे तो यह निम्न पुरापाषाण काल का मानव है। तो यह निम्न पुरापाषाण काल का है, तो अब बताओ इससे पहले का है कि नहीं? तो ऑब्वियस है कि अगर हम बात करें, एक सिंपल सा उदाहरण ले लो और इसके बाद जैसे कि दोनों ये हैबिलिस उससे भी पहले का है और इरगास्टर। देखो अगर हम आज की बात करें कि देखो आज जैसे कि टेक्नोलॉजी से बहुत सारे बच्चे जो बच्चे क्या कह रहे हैं कि बूढ़े जो है एजिंग प्रॉब्लम से ग्रसित, टेक्नोलॉजी के एजिंग अवस्था से। इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, प्रोफेसर साहब होंगे, लेकिन उन प्रोफेसर साहब का फोन चलाने में हाथ कांप जाता है कि नहीं? मतलब वो टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं है। वहीं आज का 2 साल का बच्चा उनसे बेहतर फोन चला रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई? यहां पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चा जो निकल के आ रही है कि जैसे जैसे जनरेशन का डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी तो उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमता बेहतर होती जाएगी।
और वही यहां पे पूछा जा रहा है कि इन मानव समूहों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? होमो निएंडरथैलेंसिस। अब भाई ये जो आपका इरेक्टस है ये तो निम्न पुरापाषाण काल का, उससे पहले का है, तो ऑब्वियस है उसके बाद जो आएगा तो वो बेहतर होगा। अब ये तो उससे और पहले के हैं, तो इसी वजह से जो होमो निएंडरथैलेंसिस है ये इन वर्ग समूहों में सबसे ज्यादा दिमागदार आदमी है। क्या है? सबसे ज्यादा दिमागदार है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो, मुच्छतल चिंतामणि गवि, ध्यान से सुनिएगा, मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है। निम्न पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण संस्कृति, उच्च पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति। आंसर करना है कि बताइए इसमें से। चलो, इसका आंसर क्या है? उच्च पुरापाषाण संस्कृति, उच्च पुरापाषाण संस्कृति। मुच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल आज का जो आंध्र प्रदेश है तो यहीं पर स्थित है और ये उच्च पुरापाषाण कालीन साइट है। यहीं से हड्डी और सींग से बने औजार सबसे ज्यादा मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य जो है उच्च पुरापाषाणिक जो स्थल है, रेनीगुंटा सुना होगा, बेट मचैला, ये भी आंध्र प्रदेश में ही, बेट मचैला, बेमुला, ये इस बेमुला साइट है, रोहित बेमुला से इसका कोई लेना देना नहीं है। करनूल, ये सभी साइट जो हैं आंध्र प्रदेश की हैं और उच्च पुरापाषाणिक है। और करनूल है तो यहां के बिलासपुर ग्राम गुफा से भारत के प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा। मतलब करनूल का एक जो है बिलासपुर ग्राम है, तो बिलासपुर ग्राम गुफा है तो वहीं से चूल्हे का सबसे प्राचीनतम अवशेष है। और करनूल गुफाओं से मानव अस्तित्व और अग्नि के भी जो है चिन्ह मिले हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यही है कि भाई जो है मुच्छतल चिंतामणि गवि, ये जो पूरा स्थल है, ध्यान रखिएगा, बड़ा है बहुत, ये किसका है? उच्च पुरापाषाण काल का। और बताया मैंने कि ये कहां है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे, अगला है निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ज्वालापुरम, अतिरापक्कम, ज्वालापुरम 9, ईसामपुर, अतिरापक्कम, जलालपुर और दीना। कह रहा है पुरापाषाण कालीन स्थलों की तिथि को व्यवस्थित क्रम में, ध्यान से सुनो, पुरापाषाण कालीन स्थलों को तिथि क्रम में, कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आप जहां तक सुने होंगे अतिरापक्कम को, जलालपुर और दीना को। इसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है ज्वालापुरम सुने हो पर ईसामपुर नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये तो इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले आप बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है। देखो भाई, अतिरापक्कम, ईसामपुर, जलालपुर और दीना, ये 4 साइट हैं। तो ज्वालापुरम 9 है, 4 साइट है ना, ज्वालापुरम 9, अतिरापक्कम, दीना, जलालपुर। इनमें से अगर हम साइट की बात करें तो अतिरापक्कम तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पुरापाषाणिक स्थल है। इसकी खोज कब? 1863 में। यहां सबसे पहले किंग के द्वारा उत्खनन किया गया। और इसी तरह कर्नाटक में ईशानपुर है, यह भी पुरापाषाणकालीन औजार बनाने का एक महत्वपूर्ण सेंटर रहा, फैक्ट्री रही। ज्वालापुरम 9 ना आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला है, तो यहां पर पुरापाषाणिक स्थल है, यह भी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह जलालपुर और दीना, ये दोनों जो है पाकिस्तान के रेवात घाटी में स्थित पुरापाषाणिक स्थल है। तो इनके अगर टाइम की बात करोगे तो सबसे पहले है अतिरापक्कम तिथि, फिर इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है ईसामपुर,
फिर आता है जलालपुर और दीना, और लास्ट में आता है जो है आपका ज्वालापुरम। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन नौपाषाण स्थलों की तिथि छह सहस्त्राब्द ईसा पूर्व है? कोल्डिहवा, टोकवा, महगड़ा, पंचोक। निम्नलिखित में से कौन नौपाषाण स्थलों की तिथि छह सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? तो जल्दी से बताओ इसमें आंसर करके कि कौन सा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, पानी पी लेते हैं ना। चलो, देखो यहां पे कि इसका आंसर होना चाहिए नौपाषाण स्थलों की तिथि 6 शताब्दी ईसा पूर्व है। तो किसकी होना चाहिए? ठीक है, कोल्डेवा की भी होनी चाहिए और टोकवा की होनी चाहिए। महागड़ा और पंचो तो नहीं है। इसका आंसर बेटा बी। तो आखिर बी क्यों? जरा देखो, बेलन घाटी में स्थित कोल्डेवा और टोकवा ये दोनों नौपाषाणिक स्थल हैं। कोल्डेवा और टोकवा दोनों नौपाषाणिक है। नौपाषाणिक। टाइम क्या है? 6000 बीसी के आसपास। अरे भाई, 6000 बीसी के ही आसपास का टाइम है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी जो है 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है। तो वही 6000 बीसी के आसपास, यानी नौपाषाणिक स्थल की बात हो रही है। नौपाषाण स्थल कह रहा है। तो कोल्डिहवा और टोकवा। कोल्डिहवा नौपाषाण स्थल से धान की खेती के साक्ष और जली हुई धान की बालियां कोल्डिहवा से मिलती हैं। यहां के लोग जो हैं चावल की जंगली और कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे। यहां के लोग जंगली प्रजाति से भी और जो है उसके बाद की प्रजाति कृत्रिम प्रजाति से भी परिचित थे, जो कि 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। वहीं मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम तट पर अदवा जो है आपका टोकवा, ये भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। तो इस वजह से कोल्डिहवा और टोकवा आपके नौपाषाणिक स्थल हैं, महागड़ा और पंचो नहीं है। तो आंसर इस वजह से आपका बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? जल्दी से आंसर करो कि निम्न में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ग्रीमाल्डी, होमो निएंडरथैलेसिस। किससे जुड़ा है भाई? पुरापाषाण संस्कृति से। अब मैंने आपको इससे पहले इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था, और इसी से एक संबंधित मैं यहां पर एक ऑप्शन दूंगा ई, और इसमें इस ऑप्शन के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा किसमें से ए एंड बी। अब आंसर करेंगे तो कुछ ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो पुरापाषाण संस्कृति से तो होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। याद होगा मैंने आपको पहले बताया भी था, जब कब इससे पहले एक क्वेश्चन आया था। होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस, इनका संबंध जो है, यानी होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस, ठीक है, इनका अगर आप संबंध देखेंगे तो निम्न जो है पुरापाषाण काल से है। इसी तरह होमो निएंडरथैलेसिस, निएंडरथल, यह मध्य पुरापाषाण काल से है। और होमो सैपियंस मानव का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से है, ज्यादा दिमागदार वाला है, ठीक है, तो उसका उच्च पुरापाषाण काल से है। होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है, इरेक्ट होने लगा है, पैरों में द्विपद खड़ा होने लगा है। यह सीधा चलने वाला जो है कपि मानव था, और अग्नि के आविष्कार का श्रेय दरअसल होमो इरेक्टस को ही जाता है। खड़ा होने लगा है, पत्थर वत्थर मारेगा, अग्नि जला लेगा।
मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम जो मानव है होमो निएंडरथालेंसिस था, जो कि बताया था निएंडरथल, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस को माना गया है। तो इसमें जो आयोग ने जब संशोधित करके अपनी जो है इसको मतलब आंसर की जारी करी, तो होमो हैबिलिस माना और होमो इरेक्टस माना। तो इसका आंसर इस वजह से ए और बी है। चलो, मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण से निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? दबाव तकनीकी, प्लूटिंग तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी, घर्षण तकनीकी। जल्दी से बताइए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, घर्षण तकनीकी। मध्य पाषाणकालीन उपकरण के निर्माण में प्लूटिंग तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी और दबाव तकनीकी, इसका प्रयोग किया जाता था। इस काल में घर्षण तकनीकी का प्रयोग उपकरण निर्माण में नहीं किया जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरण पुरा पाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे और इन उपकरणों का निर्माण सामान्यतया समानांतर फलक वाले जो छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चट और जो है चेल्सिडोनी, जो चेस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। तो जो घर्षण तकनीकी है, घिस घिस करके कि मध्य पाषाणकालीन उपकरणों का जो निर्माण है, इसमें घर्षण तकनीकी का प्रयोग किया गया, घिस घिस करके इसको छोटा किया गया। चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना? स्थायी की बात हो रही है, तो बताओ कि कौन से वर्ष में स्थायी विभाग बना? 1902, 1906, 1900, 1904। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1906 में। कैसे 1906 में? देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। कब बेटा? 1861 में। किसने? लॉर्ड कैनिंग। ये कौन है? वायसराय हैं। लॉर्ड कैनिंग कब? 1861 में क्या करते हैं कि एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई ऑफ इंडिया की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। स्थापना किनके काल में? लॉर्ड कैनिंग की। अब एएसआई सर्वेक्षण को 1906 में स्थायी बॉडी के तौर पे इसको मान्यता दी गई। 1871 ईस्वी में जनरल कर्निंघम को एएसआई का पहला डीजी बनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक कहते हैं। पहला डीजी बनता है कौन? जनरल कर्निंघम। कर्निंघम दरअसल ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे। ये जो मुद्रा होती है, मुद्रा को पहचानने वाले मुद्रा के एक्सपर्ट मुद्रा शास्त्री रहे। दरअसल कर्निंघम को ही एएसआई का जनक भी कहा जाता है। और डीआर साहनी या दयाराम साहनी पहले डीजी थे, प्रथम भारतीय थे जो कि 1931 में एएसआई के डीजी बने। तो ये भी कि पहले डीजी जनरल कर्निंघम, ठीक है। इसकी स्थापना 1861 में, कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है। पहले भारतीय डीजी दयाराम साहनी, कब? 1931 में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल के बाद एच हरग्रीव्स, दयाराम साहनी, जेएफ ब्लैकिस्टन, मार्टिमर व्हीलर। बताइए कि किसको बनाया गया?
जॉन मार्शल के बाद एच हरग्रीव्स, बहुत ये जो है मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये सिंपल सा फैक्ट है। जॉन मार्शल के बाद एएसआई के जो है डीजी जो है एच हरग्रीव्स बनाए जाते हैं। और ऑलरेडी तो सब बताया कि भाई इसकी स्थापना 1861 में एएसआई की, 1906 में स्थाई, पहले डीजी कर्निंघम, पहले भारतीय जो है डीडी साहनी 1931 में, ये सब पता ही है। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है? पोटेशियम आर्गन, बहुत शानदार क्वेश्चन। पोटेशियम आर्गन की बात हो रही है कि कौन सा तिथीकरण के लिए उपयुक्त है? जली हुई मिट्टी, जली हुई हड्डी, बेसाल्ट और मध्यभांड। इनमें से जो दिया गया है तो बताइए कि इसमें पोटेशियम आर्गन के लिए कौन सा महत्व, वो पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए बेसाल्ट इसका आंसर होगा। कैसे? बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए सबसे उपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम आर्गन जो मेथड है ये बहुत मतलब पुराना है और बेसाल्ट इसी से रिलेटेड है। इस मेथड में वस्तुओं में जो उपलब्ध जो रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, जो पोटेशियम K40, और उसके विघटन से जो आर्गन प्राप्त होगा AR40, इसकी मात्रा को मापते हैं। अब इस विधि का जो विकास है वो 1950 के लगभग जो है W जेंटवर ने किया, और इस मेथड के द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं को लेकर के 30 करोड़ वर्ष पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जा सकती है। तो बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन है। ठीक है, क्या है? बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन। अगला, मॉर्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? शैरसिक उत्खनन विधि, क्षैतिज उत्खनन की विधि, समानांतर उत्खनन की विधि, चतुष्पाद उत्खनन की विधि। कहा जा रहा है कि जो मॉर्टिमर व्हीलर हैं, शानदार क्वेश्चन है, तो किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से जो है समय सारणी से की है? आंसर है शैरसिक उत्खनन की विधि। मॉर्टिमर, ये शैरसिक क्या है जरा बताऊं मैं। दो उत्खनन का मेथड है, एक अनुलंब है, अनुलंब को ही शैरसिक बोलते हैं, और एक क्षैतिज है। शैरसिक मतलब ऐसे और क्षैतिज मतलब ऐसे, समझ रहे हो? तो ये शैरसिक का मतलब अनुलंब मेथड है, अनुलंब। और जो मॉर्टिमर व्हीलर इसी उत्खनन विधि की जो है तुलना जो है रेलगाड़ी से करते हैं, इसकी रेलगाड़ी की समय सारणी से करते हैं। कहते हैं इसका कोई पता नहीं है, समय तो है लेकिन पता नहीं है। आज भी भारत में कुछ काफी हद तक ऐसा है। दरअसल क्या है कि इसकी गाड़ी का पता नहीं है, इस वजह से ऐसा बता रहे हैं। चल लाइट, मुझे लगता है लाइट गई। इसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। देखो, उत्खनन की सामान्यतः दो मेथड है कि एक शैरसिक है या अनुलंब है, एक क्षैतिज है। शैरसिक का मतलब क्या है? शैरसिक उत्खनन का मतलब क्या है? सीधी खड़ी लंबवत खुदाई। सीधी खड़ी मतलब ऐसे लंबवत खुदाई होगी, लंबवत खुदाई होगी। दो ही मेथड है भाई खुदाई के, उत्खनन के दो मेथड दो विधि हैं, दो विधि है किसके? उत्खनन के। उत्खनन की कौन कौन सी? लंबवत खुदाई, क्या है? लंबवत खुदाई। इसी को शैरसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शैरसिक बोलते हैं। और दूसरा है क्षैतिज। तो ये क्या होगी? सीधी और लंबवत खड़ी। दूसरी है क्षैतिज। क्षैतिज, यहां क्षैतिज से मतलब क्या है? कैसे? तो क्षैतिज मतलब ऐसे होगी। देखो, थोड़ा सा पहले मैं आपको शैरसिक के बारे में बता दूं, लंबवत खुदाई, जिसे आप देखोगे कि इससे जो है भाई ऐसे ऐसे खोदोगे, ऊपर से आप नीचे जाओगे, तो इससे विभिन्न संस्कृतियों का जो टाइम है, कालक्रमिक, वो पता चलता है। क्षैतिज खुदाई का मतलब क्या है? कि सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई करना, और इस तरह की खुदाई से उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। यही दोनों में है,
अंतर है। क्या? कि जो लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमित तांता उद्घटित हो सके, कालक्रमित तांता कि कब के इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। भाई संस्कृति मान लो पहले, आज जैसे ये समझो, आज के बाद 1000 साल बीत जाए, कोलैप्स कर जाए, फिर उसके बाद फिर ऐसा हो, तो एक लेयर टू लेयर आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली। वही क्षैतिज उत्खनन का मतलब कि सारे टीले की, क्षैतिज जैसे करना है पूरा, तो सारे टीले की, उसके बृहद भाग की खुदाई करना। तो इस तरीके से खुदाई से उस स्थल की काल विशेष जो है संस्कृति का पूर्ण आभास होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? ब्लैक एंड वेयर संस्कृति के नाम से, ब्लैक एंड वेयर संस्कृति के नाम से। बैराट, आहड़, गणेश्वर, नो। ब्लैक एंड वेयर कल्चर। देखो जरा ब्लैक एंड वेयर कल्चर की भी बात कर लेते हैं कि ब्लैक एंड वेयर कल्चर का मतलब क्या है। यहां पर इन सभ्यताओं में से आहड़ सभ्यता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था, प्रस्तर युगीन मानव। और प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम जो ताम्रवंती अंकित है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का जो पुराना नाम है जो ताम्रवंती, ये लोग लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। इनको उल्टी तपाई शैलों में पकाया जाता था। मकान पक्की ईंटों के होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। और इस सभ्यता को दूसरे शब्दों में ब्लैक एंड बेयर कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक एंड बेयर कल्चर के नाम से। ठीक है। मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया? मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से आंसर कीजिएगा और आंसर यहीं पे मिल जाएगा। क्रांति मतलब मेजर चेंजेस। क्रांति का तात्पर्य यहां मेजर चेंजेस से है। तो मेजर चेंजेस कहां पे आएगा? नवपाषाण में आएगा, मध्यपाषाण में, उच्च पुरापाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण क्रांति विश्व मानव की पहली क्रांति है। और नवपाषाण युग में मानव ने कृषि काम करना शुरू कर दिया है। कृषि कर्म में सभ्यता के लिए ये क्या करेगा? पशुपालन और पशुचारण करना सीख लेगा। उसमें से पत्थर से और तेज हथियार बना लेगा, नदी में बांध बना लेगा, सिंचाई व्यवस्था बेहतर कर लेगा, तो खेती होने लगेगी। खेती होने लगेगी तो ये जो है तांबे और कांस्य को गला करके औजार बनाएगा, व्यापार सेंटर बनाएगा। भाई इंडस्ट्री होगी तो नगर का निर्माण करेगा। उससे क्या है, ये जो है गांव के कल्चर से सभ्यता में निवास, यानी संस्कृति से सभ्यता में निवास कर जाएगा। तो इस वजह से आप मेजर चेंजेस देखोगे। तो इसी वजह से नवपाषाण को हम जो है पहली क्रांति, मानव जीवन में पहली क्रांति कह देते हैं। चलो, पत्थर उपकरण तकनीकी अस्यूलियन किस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई? अस्यूलियन, अभी मैंने आपको बताया था अस्यूलियन के बारे में। तो कहा जा रहा है कि किस वन मानुष के द्वारा यह क्या की गई? विकसित करी गई। वेरी फर्स्ट टाइम मानव क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, द्विपदी होने लगेगा। तो बताओ इसमें से आंसर होमोसेपियंस नहीं, ये आज का मानव है, होएगा ही नहीं। होमो हैबिलिस नहीं भैया, होमो जॉर्जिकस नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के औजारों में डाइवर्सिटी के साथ साथ ये काफी परिष्कर है। ये द्विधारी हस्त कुठार और तेज धार वाला काटने वाली जो है आरी बना रहा है। ओल्ड वाई तकनीकी से बने जो है अनगढ़ औजारों की तुलना में इरेक्टस के द्वारा काफी परिष्कृत थे। और इस मानव को अस्यूलियन तकनीकी का मानव भी कहा गया, यही वजह है। तो हम क्या करेंगे
कि कल से और क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि डेली 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन। तो आज 30 क्वेश्चन हुए हैं, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे।